All right, kids. Assalamu alaikum. Welcome back to the online class. So in our previous class, we started this case activity play. हमने इस केस को पढ़ लिया, केस पूरा पढ़ लिया था। हमने केस की थ्योरी, केस के अंदर जो कंटेंट दिया हुआ है वो सब कुछ पढ़ लिया कि केस क्या था, सारी चीजें अंडरस्टैंड की थी हमने। उसके साथ हमने एक सवाल इनिशिएट किया था। सवाल था स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की इंपॉर्टेंस के बारे में। तो जल्दी से केस का एक ओवरव्यू 1-2 मिनट में एक ओवरव्यू लेते हैं और क्वेश्चन पे तरफ जाते हैं। दो क्वेश्चंस इस केस से रिलेटेड है, 20-20 मार्क्स के। एक सवाल तो आपके सामने लास्ट क्लास में लेकर आ गया था, एक सवाल आज लेकर आऊंगा आपके सामने, और दोनों के आंसर हम अंडरस्टैंड करेंगे। दोनों क्वेश्चंस के आंसर्स आपके सामने अंडरस्टैंड करेंगे। सर हम केस कुछ समरी ये है केस की कि एपी जो है वो प्लास्टिक और मेटल के प्लेग्राउंड इक्विपमेंट बनाता है, स्लाइड स्लाइड और बाकी ये क्लाइंबिंग फ्रेम्स मिलाकर। एपी सब कुछ खुद बनाता है, मटेरियल से लेकर फिनिश गुड की असेंबलिंग तक सब कुछ खुद करता है। उन्हें लोकल गवर्नमेंट और स्कूल्स को सेल करता है जो चिल्ड्रन प्लेग्राउंड में यूज करते हैं। 2017 से सिग्निफिकेंटली ग्रो किया है, कंट्री जी का लीडिंग सप्लायर बन गया है। प्रोडक्शन कैपेसिटी ने उसको रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, वो फर्दर अब ग्रो नहीं कर पा रहा। डायरेक्टर अभी भी एपी की ग्रोथ चाहते हैं, और लेकिन वो कॉशियस भी हैं और वो बहुत ज्यादा रिस्की भी नहीं होना चाहते। ये वो कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसी नहीं सेलेक्ट करेंगे जो बहुत ज्यादा रिस्की हो। एससी एक कोऑपरेटिव है जो कि प्लास्टिक और स्टील कंपोनेंट्स बनाता है, और उसे अडॉप्ट किया जा सकता उसे अडॉप्ट किया जा सकता है प्लेग्राउंड इक्विपमेंट बनाने के लिए। एपी के डायरेक्टर ने आइडेंटिफाई किया है कि इसके साथ मर्जर से ना सिर्फ हमारी एवरेज कॉस्ट कम हो जाएगी बल्कि हमारी कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, क्योंकि हम बहुत सारा अपना प्रोडक्शन का स्टफ एससी वाली सेगमेंट में ट्रांसफर कर देंगे। एससी के उन्होंने इंडिकेट किया है कि एक रीजनेबल ऑफर दे दो कैश और शेयर होल्डिंग के साथ साथ, तो हम आ जाएंगे। एससी की एक डिसेंट्रलाइज ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है, मतलब उन्होंने पावर छोड़ी हुई है। मैनेजर और वर्कफोर्स स्किल भी हैं, फ्लेक्सिबल भी हैं, तो वो अपना काम करना जानते हैं। नए मर्ज बिजनेस को दो तरीके से चलाया जा सकता है कि सेपरेट सेपरेट डिवीजन करके, या एक ही बिजनेस के अंदर सब कुछ मर्ज करके चलाया जा सकता है। ये बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है कि ये मर्जर सक्सेसफुल होगा या फेलियर होगा। एपी जो है वो बैच प्रोडक्शन यूज करता है। एपी के पास 20 डिफरेंट प्रोडक्ट्स हैं, उनको वो बैचेस में बनाता है। और प्रोडक्शन के एम्प्लॉयज जो हैं वो अनस्किल्ड भी हैं और सेमी स्किल्ड भी हैं, ट्रेनिंग नहीं दी जाती उन्हें। प्रोडक्शन सारी सेमी ऑटोमेटेड है, और फिनिश प्रोडक्ट को डिलीवरी से पहले स्टोर कर लिया जाता है। ऑपरेशन मैनेजर कुछ दो पुरानी मशीन्स को रिप्लेस करना चाह रहे हैं एक नई कंप्यूटर ऑपरेटेड मशीन से। उससे कॉस्ट तो कम होगी, कैपेसिटी बढ़ेगी। ऑपरेशन मैनेजर इस बात पे श्योर शॉट है कि वो 14 दिन के अंदर ये मशीन सेटअप कर देगा, नई मशीन। कंट्री सी की गवर्नमेंट ने एपी से कहा है कि हमें क्लाइंबिंग फ्रेम्स 100 क्लाइंबिंग फ्रेम सप्लाई करो $70 पे, जिसकी नॉर्मल प्राइस तो वो $110 चार्ज करता है। एपी को इसकी कॉस्ट $80 तो अपने घर पे पड़ रही है, और गवर्नमेंट उससे $70 पे मांग रही है। मार्केटिंग डायरेक्ट मैनेजर ये कंसिडर कर रहा है कि गवर्नमेंट के इस प्रपोजल को किस तरीके से निगोशिएट किया जाए या इस पे क्या रिएक्शन दिया जाए, डील किस तरीके से करें इसको। मार्केटिंग मैनेजर वही बंदी जिसने ये गवर्नमेंट का प्रपोजल पे बात की, उसने बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज इंटरनेशनल मार्केट में आइडेंटिफाई की थी, इन्वेस्टिगेट की थी, और ये कह रही थी कि बहुत प्रॉफिटेबल है अगर हम प्लेग्राउंड इक्विपमेंट मार्केट इंटरनेशनली एंटर हो जाए दूसरी कंट्रीज में। उसने दो कंट्रीज आइडेंटिफाई की, पी और टी, और दोनों के बारे में हमें ये डाटा अवेलेबल था। बाजाहिर हमने ये देखा था कि टी अपेयर्स टू बी अ रेलेवेंट गुड मार्केट फॉर एपी टू एंटर, क्योंकि कॉस्ट भी कम है मार्केटिंग की और कॉम्पिटिटर्स भी वहाँ कम है, और वहाँ अपनी खुद की फैक्ट्री लगेगी, वहाँ ज्वाइंट वेंचर करना पड़ेगा कंट्री पी में। और कंट्री टी की टारगेट पॉपुलेशन का साइज भी ज्यादा है, ओवरऑल पॉपुलेशन का साइज भी ज्यादा है, हमारी टारगेट पॉपुलेशन का साइज भी ज्यादा है। और गवर्नमेंट ने ग्रांट्स दी हुई है नई बिल्डिंग्स के लिए, नई फैक्ट्रीज के लिए। ट्रेड यूनियंस ना होने के बराबर हैं, इसका मतलब लेबर एक्सप्लॉयटेशन आप कर सकते हो वहाँ पे। और इकोनॉमिक ग्रोथ भी ठीक ठाक है।
स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस में ये था कि डायरेक्टर्स को ये पता है कि कंपटीशन दुनिया भर में इंक्रीज हो रहा है, और जैसे हम बाहर जाने का सोच रहे हैं, कॉम्पिटिटर्स कंट्री जी में आने का सोच रहे हैं, तो एपी को ग्रो करना है। उन्होंने दो स्ट्रैटेजिक ऑप्शंस आइडेंटिफाई किए। पहला ऑप्शन तो ये था कि अब अपने ही सेम प्रोडक्ट, जो 20 प्रोडक्ट्स जिसको हम गवर्नमेंट को सप्लाई कर रहे थे और स्कूल को सप्लाई कर रहे थे, वही प्रोडक्ट्स लेके हम कंज्यूमर मार्केट में एंटर हो जाएं। वो सेम प्रोडक्ट्स लेकर हम कंज्यूमर मार्केट में एंटर हो जाएं, तो उससे क्या होगा कि हम कंज्यूमर तक भी जाएंगे। कुछ प्रोडक्ट्स के साइज को चेंज करना पड़ेगा, कुछ के डिजाइन को चेंज करना पड़ेगा, और कुछ को मैन्युफैक्चरिंग स्टाइल चेंज करना पड़ेगा ताकि वो हाउस होल्ड गार्डन्स के लिए एडाप्टेबल हो जाए। कुछ सेफ्टी स्टैंडर्ड्स भी चेंज होंगे। उसने पूरा एपी को एक मार्केटिंग प्लान चाहिए होगा, और ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी प्रोडक्शन और मार्केटिंग में। कंज्यूमर मार्केट में कंपटीशन ना होने के बराबर है, इतना स्ट्रांग नहीं है जितना एपी की करंट मार्केट में, एग्जिस्टिंग मार्केट में, और शायद इसके लिए एक्सटर्नल फाइनेंस की जरूरत पड़ जाए। दूसरा ऑप्शन ये है कि एपी जो है वो अपने करंट प्रोडक्ट्स को ही, उसका मटेरियल चेंज कर दे, इन्वायरमेंटल फ्रेंडली, इको फ्रेंडली जिसको हम कहते हैं, वो प्रोडक्ट यूज करे। और कंट्रीज ही की गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट भी और लोकल गवर्नमेंट भी, इन्वायरमेंट को लेके अवेयरनेस उनमें आ रही है। एक लोकल गवर्नमेंट ने तो बाकायदा सिर्फ इको फ्रेंडली प्रोडक्ट्स, सस्टेनेबल मेथड्स वालों को ही ऑर्डर देना शुरू कर दिया है। एपी को ठीक ठाक कॉस्ट बेयर करनी पड़ेगी अपने प्रोडक्ट की रीडिजाइनिंग की और मटेरियल चेंज करने की, और मार्केटिंग पे भी इसका ठीक ठाक इम्पैक्ट पड़ेगा। कुछ कॉम्पिटिटर्स तो ऑलरेडी ये काम कर चुके हैं, एपी को फर्स्ट मूवर एडवांटेज नहीं मिलेगा। आगे हमने ये पढ़ा था कि डायरेक्टर्स का ये मानना है कि कोई भी स्ट्रैटेजी हो, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट बड़ा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिजनेस के लिए, खास तौर पे इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट आज के कंपेटिटिव वर्ल्ड में। और सवाल भी यही था हमारा होमवर्क का, और एक एक्सटर्नल बिजनेस कंसल्टेंट ने हमें डाटा बना के दिया है जो कि टेबल 3 और 4 में। टेबल 3 में हमारे पास डिसीजन ट्री का डाटा है, और टेबल 4 में हमारे पास फोर्स फील्ड एनालिसिस का डाटा है, ये हमारे पास। और इस डाटा से हमने ये आइडेंटिफाई किया था कि डिसीजन ट्री ये रिकमेंड कर रहा है या ये सजेस्ट कर रहा है कि वी शुड बी गोइंग टुवर्ड ऑप्शन 2, जबकि फोर्स फील्ड एनालिसिस सपोर्ट कर रहा है कि वी शुड बी गोइंग टुवर्ड्स ऑप्शन 1। ये कॉन्ट्रडिक्शन है। डिसीजन ट्री सपोर्ट कर रहा है कि वी शुड बी गोइंग टुवर्ड्स ऑप्शन 2 क्योंकि उसकी एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यू ज्यादा है, और हमें वहां पे फोर्स फील्ड एनालिसिस ये सजेस्ट कर रहा है कि वी शुड बी गोइंग टुवर्ड्स ऑप्शन 1, क्योंकि ऑप्शन 1 के फेवर में 13 है और अगेंस्ट में 9 है, जबकि ऑप्शन 2 के फेवर में 11 है और ऑप्शन 2 के अगेंस्ट में 10 है। तो 4 का नेट डिफरेंस ऑप्शन 1 में ज्यादा आ रहा है। हमने ये केस लास्ट क्लास में थॉरोली अंडरस्टैंड कर लिया, आज इसको रिव्यू कर लिया। सवाल है हमारे पास, होमवर्क का क्वेश्चन था कि सर कंपटीशन दुनिया भर में बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग कंपटीशन, तो एपी के लिए इस इंक्रीजिंग कंपटीशन में स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट का इफेक्टिव होना कितना इंपॉर्टेंट है, ये इवैल्यूएशन करनी है 20 मार्क्स में। तो चले इसके आंसर को अंडरस्टैंड करते हैं, देखते हैं कि इसके आंसर में क्या क्या कॉन्टेक्स्ट लिखा हुआ है मैंने, और कहाँ कहाँ नॉलेज है, कहाँ एप्लीकेशन है, किस तरीके से नॉलेज को एप्लीकेशन के साथ अलाइन किया है, किस तरीके से नॉलेज एप्लीकेशन को एनालिसिस के साथ अलाइन किया है, एनालिसिस कैसे की है नॉलेज के पॉइंट की, और एंड में इवैल्यूएशन क्या दिया और फाइनल जजमेंट क्या दिया है। सो लेट्स स्टार्ट दिस आंसर। आज इसका आंसर स्टार्ट करते हैं, पढ़ते हैं। कह रहे स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ एनालाइजिंग अ फर्म्स एनवायरमेंट, setting long term goals, implementing plans, and reviewing performance to achieve sustainable success. It
provides direction and coordination in uncertain markets. तो सबसे पहले तो हमने यहां पर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डेफिनेशन दे दी एज नॉलेज कि भैया ये हमारे पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट की डिस्क्रिप्शन है। ये स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होता है कि इट इज अ कंप्लीट प्रोसेस वेयर organization research into their own environment, their internal environment, their external environment, and then identify the relevant options available to them. They set the objectives and the strategy to achieve those objectives, and along with the review system, ताकि एक सस्टेनेबल सक्सेस अचीव हो सके। तो हमने ये नॉलेज पॉइंट पहला दिया कि भाई ये होती है स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब बात कर रहे हैं हम फॉर एपी। इसका मतलब यहां पे कुछ एप्लीकेशन के पॉइंट्स नॉलेज के साथ साथ लेकर भी आएंगे। कुछ एप्लीकेशन होगी, आगे नॉलेज भी होगी, इसमें भी नॉलेज हो सकती है। फॉर एपी अ पब्लिक लिमिटेड कंपनी इन कंट्री जी मेकिंग प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट। अब आप देखो एक हैवी एप्लीकेशन हमने यहां पे उठा ली कि भाई एपी तो एक पब्लिक लिमिटेड कंपनी है कंट्री जी में और प्ले ग्राउंड इक्विपमेंट बना रही है। इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इज वाइटल। वाइटल पूछा था कि इंपॉर्टेंस ऑफ हाउ इंपॉर्टेंट, इवैल्यूएट द इंपॉर्टेंस। कितनी इंपॉर्टेंस है हमने बता दिया, वाइटल। अच्छा, सिर्फ इतना बताना काफी नहीं है, अब इसकी एनालिसिस करनी पड़ेगी। जाहिर सी बात है आगे एनालिसिस करेंगे इसकी। तो नोट कीजिएगा, द फर्म हैज ग्रोन रैपिडली and is now the market leader but faces capacity limits and increasing competition. The directors must choose between a merger with SC, entering the consumer market, or redesigning products to be environmentally friendly. तो अब आप नोट करें, यहां पे ठीक ठाक एप्लीकेशंस मौजूद हैं। एक ही पैराग्राफ के अंदर सारी एप्लीकेशंस का कॉन्टेक्स्ट डाल दिया कि सर ये पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, कंट्री जी में प्लेग्राउंड इक्विपमेंट बनाती है, बहुत रैपिड ग्रोथ एक्सपीरियंस की है, लेकिन अब कंपटीशन भी फेस कर रहा है और कैपेसिटी लिमिट भी, कैपेसिटी शॉर्टेज भी फेस कर रहा है। और डायरेक्टर्स के पास बड़े ऑप्शंस हैं, बड़े बड़े डिसीजंस हैं, बड़े डिसीजंस कि क्या वो मर्जर कर लें एससी के साथ, क्या वो कंज्यूमर मार्केट में एंटर हो जाएं, हाँ क्या वो रीडिजाइन करें अपने प्रोडक्ट को एनवायरमेंटली फ्रेंडली में। अच्छा, और भी तीन बड़े डिसीजंस हैं, और भी तीन बड़े डिसीजंस हैं कि क्या वो मशीन चेंज करें, कंप्यूटर कंट्रोल्ड मशीन लेकर आए, वो दो पुरानी मशीन हटा के। सर वो छोटा डिसीजन नहीं है, वो भी बड़ा डिसीजन है, स्ट्रैटेजी काम करनी चाहिए उसके लिए भी। और कंट्री टी में जाएं या कंट्री पी में जाएं, वो भी बड़ा डिसीजन है यार। तो एक बात तय है कि एपी को ठीक ठाक बड़े डिसीजन फेस करने पड़ रहे हैं। तो सर ये हमारे पास नॉलेज पॉइंट्स आ गए, अब एप्लीकेशन पॉइंट्स आ गए। ये पूरा पैराग्राफ आप नोट करो। इस पूरे पैराग्राफ में हमारे पास एप्लीकेशंस मौजूद हैं, ठीक ठाक एप्लीकेशन हमने एक कॉन्टेक्स्ट में दे दिए एक ही पैराग्राफ में। अब आप नोट कीजिएगा क्या कह रहा है आगे, कह रहा है इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट। अब नॉलेज के साथ एनालिसिस पॉइंट आएंगे, अब नॉलेज के साथ एनालिसिस पॉइंट आएंगे। कह रहा है इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट विल हेल्प गाइड एपीज ग्रोथ डिसीजंस। सर अनदर नॉलेज पॉइंट कि इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट, अगर स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इफेक्टिव हो तो वो एपी को हेल्प करेगा किस चीज में, ग्रोथ डिसीजंस में। टेक्निकली देखा जाए ना, टेक्निकली तो सारे डिसीजंस जो हमें केस में इस वक्त बताए गए हैं
वो सब ग्रोथ से रिलेटेड है, दे ऑल आर रिलेटेड टू ग्रोथ। कि एपी को कंट्री पी में जाना चाहिए या कंट्री टी में, ग्रोथ का डिसीजन। एपी को एससी के साथ मर्जर करना चाहिए या नहीं, ग्रोथ का डिसीजन। एपी को कंज्यूमर मार्केट में एंटर होना चाहिए या नहीं, या फिर अपने प्रोडक्ट को रीडिजाइन करके एनवायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट बनाना चाहिए, सब ग्रोथ डिसीजन है। तो कह रहे इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट से एपी को हेल्प मिलेगी डिसीजन लेने में। कौन से डिसीजन? ग्रोथ के डिसीजन। यूजिंग टूल्स सच एज सॉर्ट और एनसॉफ्ट मैट्रिक्स। अब यहां पर एनालिसिस शुरू हो रही है हमारी, यहां से एनालिसिस आ रही है कि सॉर्ट एनालिसिस होती है या एनसॉफ्ट मैट्रिक्स होता है, वो टूल्स हैं मार्केट उसके स्ट्रैटेजिक रिसर्च के, स्ट्रैटेजिक एनालिसिस के। मैनेजर्स कैन जज whether a merger, market development or product innovation best fits AP's cautious approach। अब आप देखो, cautious approach is an application over here। कॉन्टेक्स्ट में कितना क्लियरली हमें बताया था कि एपी के डायरेक्टर्स जितना ग्रो कर चुके हैं, कुछ भी कर लो, वो ये कंसर्न है, ये हाउएवर they are cautious and want to be sure that any strategies they choose will not be too risky। तो यहां पर हम बता रहे हैं कि अगर डायरेक्टर्स या मैनेजमेंट, इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तीन चीजें आती हैं: स्ट्रेटेजिक एनालिसिस, स्ट्रेटेजिक चॉइस एंड स्ट्रेटेजिक इंप्लीमेंटेशन। इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तीन चीजें आती हैं। इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट नहीं, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट में तीन चीजें आती हैं। हमने स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के चैप्टर में ये अंडरस्टैंड किया कि तीन चीजें आती हैं: स्ट्रैटेजिक एनालिसिस, स्ट्रैटेजिक चॉइस एंड स्ट्रैटेजिक इंप्लीमेंटेशन। तो यहां हम बता रहे हैं कि जब आप इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करोगे तो आप स्ट्रैटेजिक एनालिसिस करोगे। सबसे पहला स्टेप स्ट्रैटेजिक एनालिसिस का, और स्ट्रैटेजिक एनालिसिस में आपके पास शॉर्ट एनालिसिस है, बेस्ट एनालिसिस है, बॉस्टन मैट्रिक्स है, राइट। फिर स्ट्रैटेजिक चॉइस पे जाओगे तो स्ट्रेटेजिक चॉइस में एनसॉफ मैट्रिक्स है, डिसीजन ट्री है, फोर्स फील्ड एनालिसिस है। तो जब हमने कहा स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट आप करोगे, इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, तो आप शॉर्ट एनालिसिस कर रहे होगे, एनसॉफ मैट्रिक्स के थ्रू ये आइडेंटिफाई कर रहे होगे कि कौन सा ऑप्शन एपी की कॉशियस अप्रोच के मुताबिक सबसे सही, बेस्ट फिट। दिस reduces risk and ensures long-term profitability rather than short-term reaction। जब एपी ये काम करेगा, रिसर्च करके तरीके से अपने डिसीजंस ले रहा होगा, तो फिर उसके रिस्क भी कम होंगे और वो लॉन्ग टर्म सस्टेनेबिलिटी, लॉन्ग टर्म ग्रोथ की तरफ जा रहा होगा। ये पॉइंट हमारे पास एनालिसिस का आइडेंटिफाई होता है। आगे हम और भी नॉलेज और एनालिसिस पे बात कर रहे हैं, देखिएगा। इट ऑल्सो हेल्प्स एपी रिस्पॉन्ड टू कॉम्पिटिटिव प्रेशर। अब आप देखो सर, अनदर नॉलेज के विल हेल्प effective strategic management will help AP to respond to competitive pressure। कि जो भी कंपटीशन का प्रेशर क्रिएट हुआ है एपी के ऊपर, with effective strategic management AP can respond to the competition and the pressure very well। आगे पॉइंट लिखा है राइवल्स बोथ डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल। अब आप देखो, दिस इज एन एप्लीकेशन ओवर हियर।
अराइवल्स डोमेस्टिक भी हैं और इंटरनेशनल भी हैं, आर एंटरिंग कंट्रीज मार्केट, ये बात हमने पढ़ी है, केस में लिखी है, एप्लीकेशन आ गई। ठीक है, तो ये नॉलेज पॉइंट हो गया, एप्लीकेशन आ गई सामने। अब एनालिसिस थ्रू स्ट्रैटेजिक प्लानिंग एपी कैन एंटिसिपेट चेंज। अब आप देखो, जब इफेक्टिव स्ट्रैटेजिक प्लानिंग होगी तो एपी कॉम्पिटिटिव प्रेशर को अच्छे से रिस्पॉन्स दे सकती है। कैसे? चेंज एंटिसिपेट करके, चेंज एंटिसिपेट करके, एंड मेंटेन लीडरशिप perhaps by redesigning products with sustainable materials to win contracts from eco-cautious local authorities। तो सर इसमें भी एनालिसिस और ठीक ठाक एप्लीकेशन हमारे पास आ गई कि एपी चेंजेस को एंटिसिपेट कर सकता है विद स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, और चेंज एंटिसिपेट करने के बाद वो कॉन्ट्रैक्ट्स अक्वायर कर सकता है अगर वो सस्टेनेबल मटेरियल यूज करता है, तो उन लोकल अथॉरिटीज से कॉन्ट्रैक्ट एक्वायर कर सकता है जो इको फ्रेंडली हैं, जो इन्वायरमेंटल कॉन्शियस हैं। तो अपनी लीडरशिप मेंटेन करेगा, वो कर लेगा। आई वंस अगेन मेंटेनिंग द लीडरशिप इज एप्लीकेशन पार्ट। ठीक है ना? फिर हम बता रहे हैं आगे के अनदर इंपॉर्टेंस, हम एक और नॉलेज की बात कर रहे हैं। अनदर इंपॉर्टेंस इज एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन, कि भाई ये भी इंपॉर्टेंस है। देखते जाइएगा, नॉलेज knowledge with production capacity acting as a constraint। Now this is an application कि भाई ये तो प्रोडक्शन कैपेसिटी की शॉर्टेज आ रही है, रिस्ट्रिक्शन आ रही है, शॉर्टेज तो नहीं बोलेंगे, हाँ टेक्निकली वैसे शॉर्टेज ही बोलते हैं, शॉर्टेज बोलते हैं कि हमारे पास कैपेसिटी शॉर्टेज है। तो एपी अगर इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करता है तो उसकी रिसोर्स एलोकेशन बड़ी एफिशिएंट हो जाएगी, क्योंकि एनालिसिस कर चुका होगा क्या सिनेरियो है, हमारी स्ट्रेंथ क्या है, हमारी वीकनेस क्या है, हमें क्या अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, हमारे थ्रेट्स क्या क्या हैं, पॉलिटिकल फैक्टर्स क्या है, इकोनॉमिकल फैक्टर्स क्या है, सोशल फैक्टर्स क्या है, टेक्नोलॉजिकल फैक्टर्स क्या है, फिर हमारे प्रोडक्ट के स्टार क्या हैं, कैश काउ क्या है, प्रॉब्लम चाइल्ड क्या है। वो 5 फोर्सेस पे रिसर्च कर चुका होगा, कोर कॉम्पिटेंस आइडेंटिफाई कर चुका होगा, क्या है हमारे बिजनेस की ये एक चीज या दो ये चीजें हमारी कोर कॉम्पिटेंस है, कोई कंपीट नहीं कर सकता हमें इसमें, कोई कॉपी नहीं कर सकता, ये हमें एज देती है मार्केट में। तो वो उन तमाम चीजों के बाद जो प्लान बनाएगा उसमें रिसोर्स एलोकेशन बड़ा एफिशिएंट होगा। सो डिसीजंस such as investing in new computer controlled machines or merging with SC must align with long term objectives। Strategic management ensures funds, technology, and people are used in the most productive way। हम जब स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट तरीके से करते हैं तो उससे ये एक श्योरिटी मिल जाती है कि जो बिजनेस का पैसा है और बिजनेस का जो रिसोर्सेज हैं, अब रिसोर्सेज में बहुत सारी चीजें आ गई, अगर चलो मैं एक ही वर्ड यूज कर लूं, रिसोर्सेज, तो स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट ये इंश्योर करता है कि हमारे बिजनेस के रिसोर्सेज सही तरीके से यूज हो रहे हैं, इन द मोस्ट प्रोडक्टिव वे, सही तरीके से यूज हो रहे हैं। अब रिसोर्सेज में वर्कर्स भी आ गए, इक्विपमेंट्स भी आ गए, टेक्नोलॉजी भी आ गई, कंप्यूटर भी आ गए, मशीन्स भी आ गए, और फंड्स भी आ गया, सब कुछ आ गया। तो सर एनालिसिस पॉइंट, अब आगे हम एनालिसिस में और क्या बता रहे हैं, फर्दर सपोर्ट्स कोऑर्डिनेशन एंड मोटिवेशन। क्लियर स्ट्रेटेजिक गोल्स अलाउ डिपार्टमेंट्स, ऑपरेशंस, मार्केटिंग एंड फाइनेंस टू वर्क टुवर्ड द सेम टारगेट्स। अब हम ये बात मैं आप लोगों को इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के टर्म, मैंने इफेक्टिव तो नहीं पढ़ाया था, इफेक्टिव की कहीं बात नहीं की थी,
लेकिन स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में ये बात पहली क्लास में बताई थी कि सर हमारे पास हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स होता है, तो हमारे पास हायरार्की ऑफ स्ट्रैटेजी होता है, हायरार्की ऑफ स्ट्रैटेजी। और सर हायरार्की ऑफ ऑब्जेक्टिव्स में ये आइडेंटिफाई किया था MBO, मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स। मैं 1 मिनट अगर वो स्लाइड ओपन करके रिव्यू कराऊं कि जहां हमने, ये देखिएगा, ऑब्जेक्टिव्स और स्ट्रैटेजी को अंडरस्टैंड किया था, तो सर मैनेजमेंट बाय ऑब्जेक्टिव्स MBO, डिविजनल ऑब्जेक्टिव्स, डिपार्टमेंटल ऑब्जेक्टिव्स, इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव्स। और सर ऑब्जेक्टिव्स तो ऊपर से नीचे तक आ रहे हैं हमारे पास। तो स्ट्रैटेजी बनाने के लिए आपको सबसे पहले एक लॉन्ग टर्म गोल चाहिए। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट करने के लिए आपको एक लॉन्ग टर्म गोल चाहिए, और इवेंचुअली ऑर्गेनाइजेशन का वो एक लॉन्ग टर्म गोल ऑर्गेनाइजेशन अपने तमाम डिविजन्स में और अपने तमाम डिपार्टमेंट्स में स्प्रेड आउट कर देगी कि हम ये एक काम करना चाहते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे AP के लिए है उसकी ग्रोथ, तो अब ग्रोथ के लिए उन्हें स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट से ये फायदा मिलेगा कि जब वो तरीके से स्ट्रैटेजी बनाएंगे तो सपोर्ट मिलेगी कोऑर्डिनेशन और मोटिवेशन। वर्कर्स मोटिवेटेड होंगे और पूरी ऑर्गेनाइजेशन में कोऑर्डिनेशन होगी। सर क्यों कोऑर्डिनेशन होगी? क्योंकि कितने क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होंगे कि तमाम डिपार्टमेंट को उनके ऑब्जेक्टिव्स पता है। मार्केटिंग को अपने ऑब्जेक्टिव्स पता है, HR को अपने ऑब्जेक्टिव्स पता होंगे, फाइनेंस को अपने ऑब्जेक्टिव्स पता होंगे, ऑपरेशन डिपार्टमेंट को अपने ऑब्जेक्टिव पता होंगे, रिसर्च एंड डेवलपमेंट वालों को अपने ऑब्जेक्टिव्स पता होंगे, और इवेंचुअली वो सब मिलके एक सेंट्रल एम की तरफ काम कर रहे हैं। दे आर वर्किंग इन टुवर्ड्स वन सेंट्रल ऑब्जेक्टिव, तो कोऑर्डिनेशन होगी। और वर्कर्स को उनके काम पता है, क्या टास्क अचीव करने हैं, मोटिवेशन होगी। If AP chose to enter the household consumer market, coordination between design and marketing would be essential for success. Along with that, finance के लिए भी, finance के साथ भी coordination बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो सर ये हो गई हमारे पास एनालिसिस के, इतना एडवांटेज है हमारे पास। ये कॉज एंड इफेक्ट है कि जो काम हम कर रहे हैं सब कोऑर्डिनेशन और मोटिवेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उससे फिर हमारे लिए पूरी ऑर्गेनाइजेशन सिंक्रोनाइज एक ही मैनर में मूव कर रही होगी। अब ठीक ठाक एनालिसिस पॉइंट्स, ठीक ठाक नॉलेज पॉइंट्स हम रेज कर चुके हैं एंड अनकाउंटेबल एप्लीकेशन केस से उठा के लिख चुके हैं। सर अब इवैल्यूएशन की बात करते हैं, तो नोट कीजिएगा इवैल्यूएशन में हमारे पास बेसिकली एक आखिरी पॉइंट हमारे पास नॉलेज और एनालिसिस का ये भी नजर आ रहा है। फाइनली इट इनेबल्स एडाप्टेशन टू एक्सटर्नल चेंज। ये भी एक नॉलेज है कि जो एक्सटर्नल चेंज आ रहा है उसको एडॉप्ट किया जा सकता है। नॉलेज पॉइंट आ गया ये भी हमारे पास। गवर्नमेंट सस्टेनेबिलिटी पॉलिसीज, न्यू टेक्नोलॉजी एंड इकोनॉमिक शिफ्ट्स require AP to remain flexible. Yes, अच्छा, हमजा मरियम शायान, एक बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट यहाँ पे एक मिल रहा है हमें, हम इस पे डिस्कशन कर सकते हैं कि सर ऑब्जेक्टिव्स होने से, क्लियर ऑब्जेक्टिव्स होने से या क्लियर स्ट्रैटेजी होने से के फायदे तो बहुत हैं, लेकिन एक नुकसान है। If organization strictly follows the strategy, then it somehow makes organization non-flexible या inflexible, जो भी वर्ड है,
कि वो फिर ऑर्गेनाइजेशन को शायद रिजिड बना देता है। रिजिड, रिजिड वुड बी अ रेलेवेंट टर्म, कि ऑर्गेनाइजेशन के पास फ्लेक्सिबिलिटी खत्म हो जाती है। If you are strictly following that one plan, one strategy, that one line, तो यहां पे ये बताया है कि अगर इसकी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट इफेक्टिव होगी तो जितने चेंजेस आ रही हैं, एपी फ्लेक्सिबल हो सकता है क्योंकि वो एडॉप्ट कर लेगा अपने एक्सटर्नल चेंजेस को, तो प्लान में फ्लेक्सिबिलिटी रखेगा। स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट प्रोवाइड्स a framework for regular review so AP can adjust quickly without losing focus. स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट में रिव्यू का भी ऑप्शन होता है कि हम कहां तक पहुंचे, क्या अचीव किया, कितना अचीव किया, अचीव नहीं कर पा रहे तो क्या प्रॉब्लम्स आ रही हैं, क्या सेटबैक्स हैं। रिव्यू सिस्टम, तो रिव्यू सिस्टम के थ्रू वो अपने आप को फ्लेक्सिबल रखेगा, और जहां ट्रैक आउट हो रहा होगा, या ट्रैक आउट नहीं बोलेंगे, जहां ऑब्जेक्टिव्स ना मिल रहे होंगे, वो पूरे नहीं हो पा रहे होंगे, तो हम अपने ट्रैक को चेंज करने की कोशिश करेंगे कि यार किस तरीके से हम अपने ऑब्जेक्टिव्स पे रहें, लेकिन वे चेंज करें। तो ये एक बड़ा एडवांटेज है। नाउ वेरी इंपॉर्टेंट, इवैल्यूएशन पार्ट स्टार्टिंग। अब इवैल्यूएशन स्टार्ट हो रहा है। हमने ठीक ठाक एनालिसिस ऊपर बता दी, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, कॉज इफेक्ट, रिजल्टिंग के ये होगा तो ये होगा, ये होगा तो ये होगा। हाउएवर इट्स इंपॉर्टेंस, क्योंकि सवाल था इंपॉर्टेंस के ऊपर कि इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट कितना इंपॉर्टेंट है। और अब ऊपर हमने, अभी तक ऊपर हमने सिर्फ फायदे फायदे बताए, फायदे फायदे के, हाँ स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट, स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट के इफेक्टिव होने से कॉम्पिटिटिव प्रेशर को रिस्पॉन्ड देने में मदद मिलेगी, एफिशिएंट रिसोर्स एलोकेशन में मदद मिलेगी, वर्कर की मोटिवेशन और ऑर्गेनाइजेशन की कोऑर्डिनेशन में सपोर्ट मिलेगी, और एक्सटर्नल चेंज को एडॉप्ट करने में मदद मिलेगी। ये हम बता चुके हैं, ठीक है ना। और ये भी कि ग्रोथ डिसीजन में हेल्प मिलेगी। अब आप नोट करो, अब हम यहां पे उसकी इंपॉर्टेंस के ऊपर क्वेश्चन मार्क डालेंगे। However, its importance must be balanced against limitations. Planning can be expensive and time consuming. For AP, detailed strategic analysis might slow decision making, especially when urgent government contracts arises. कि सर इंपॉर्टेंस तो है, फायदे तो बता दिए, लेकिन लिमिटेशंस भी हैं। और पहली लिमिटेशन ये कि प्लानिंग बहुत महंगा काम है और लंबा काम है, टाइम कंज्यूमिंग। और एपी के लिए अगर बहुत स्ट्रैटेजिक एनालिसिस अगर अंडरस्टैंड करना ना, एपी के डायरेक्टर्स अगर शॉर्ट एनालिसिस भी करना शुरू कर दें और पैस भी करना शुरू कर दें और बॉस्टन मैट्रिक्स पे भी काम शुरू कर दें और पोर्टर्स की 5 फोर्सेस पे भी काम शुरू कर दें, फिर स्ट्रैटेजिक चॉइस में एंसॉफ मैट्रिक्स और डिसीजन ट्री, फोर्स फील्ड, तो सर फिर वो ये डिसीजन कब लेंगे कि गवर्नमेंट के कॉन्ट्रैक्ट इस पे इसको एक्सेप्ट करें या रिजेक्ट करें। पता चला जब तक एपी जवाब देने गया, गवर्नमेंट ने किसी और को ऑलरेडी कॉन्ट्रैक्ट दे दिया। अब वो जवाब जो भी हो, गवर्नमेंट का कॉन्ट्रैक्ट आपके हाथ से चले गया या गवर्नमेंट आपसे खफा हो गई, गवर्नमेंट हटा के कोई और कस्टमर इस केस में ले आओ। आपको अगर अर्जेंट डिसीजन लेने होंगे तो स्ट्रैटेजिक एनालिसिस तो बहुत टाइम मांगेगा। देयर इज ऑल्सो इम्प्लीमेंटेशन रिस्क। AP semi-skilled workforce may struggle with new machinery or eco-friendly production methods, weakening execution. In addition, external shocks like changes in raw material prices may render even the best strategies ineffective. तो यहां पे हम कितना क्लियरली एग्जामिनर को बता रहे हैं कि भाई एपी के वर्कर सेमी स्किल्ड और अनस्किल्ड हैं, जिसकी वजह से
उन्हें दोनों चीजों में प्रॉब्लम आएगी अगर वो नई मशीनरी इनिशिएट कर रहे हैं, जिसका डायरेक्टर ने कहा था 14 दिन में मैं ये काम करने की पोजीशन में हूं, कर दूंगा, कर सकता हूं। वो वर्कर्स तो रेडी नहीं है। वर्कर्स को कौन रेडी करेगा? वर्कर्स तो सेमी स्किल्ड हैं। वर्कर्स की ट्रेनिंग कैसे होगी? और वर्कर्स अगर वो नहीं चला पाए उस मशीन को, या वर्कर्स सेटल नहीं हो सके, तो आपको तो फायदे की जगह उल्टा नुकसान हो जाएगा। और वर्कर्स तो सेमी स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं, उन्हें इको फ्रेंडली प्रोडक्शन मेथड्स ही नहीं समझ आएंगे, उन्हें इको फ्रेंडली ही नहीं समझ आएगा। तो ये बड़ा मुश्किल काम है। तो प्लान तो कर लोगे, एग्जीक्यूशन में प्रॉब्लम है। और फिर एक्सटर्नल इश्यूज लाइक इकोनॉमिकल फैक्टर्स, लाइक चेंजेस इन रॉ मटेरियल प्राइस। अब रॉ मटेरियल की प्राइस चेंज हो गई, तो सारी स्ट्रैटेजी आपने जो बनाई वो इनफेक्टिव हो जाएगी, सारा टाइम जितना स्पेंड किया सब बर्बाद हो गया। डिस्पाइट these drawbacks, in an increasingly competitive world, the benefits far outweigh the costs. अब हमने बताया कि इन ड्रॉबैक्स के बावजूद बेनिफिट्स जो है ना, इफेक्टिव स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट होने के, स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट करने के बेनिफिट्स उसके ड्रॉबैक्स से कहीं ज्यादा हैं। स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट enables AP to reduce uncertainty, exploit opportunities, and protect its market position. Without it, AP might expand too quickly, misallocate resources, or lose its leadership to international rivals. ये भी बता दिया कि स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट होने से वो अपनी अनसर्टिनिटी को कम कर देगा, अपॉर्चुनिटीज को फौरन एक्सप्लॉइट करेगा। सर अगर उसने एक मिसाल के तौर पे, चलो आज उसकी स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट पे टाइम और पैसा खर्च होगा, लेकिन ऐसा तो नहीं है ना कि ऑर्गेनाइजेशन के फैक्टर्स रोज चेंज होते हैं या हर फैक्टर चेंज हो जाएगा। जो एपी की स्ट्रेंथ है वो तो कोर है ना उसके लिए। और ऐसा तो नहीं ना कि आज स्ट्रेंथ है कल वीकनेस बन गई। उस स्ट्रेंथ को स्ट्रेंथ बनने में टाइम लगा, तो वो स्ट्रेंथ रहेगी लॉन्ग टाइम के लिए। फिर वीकनेस जो है वो भी लॉन्ग टर्म होती है आमतौर पे। आप ओवरकम चीजों को मुश्किल से करते हो, टाइम लगता है ओवरकम करने में। तो आपकी ऐसा नहीं कि जो चीज आज आपकी स्ट्रेंथ है वो कल आपकी स्ट्रेंथ नहीं होगी, कल नहीं, टाइम लगेगा उस चीज को। तो अगर आपने अपना शॉर्ट एनालिसिस, पेस्ट एनालिसिस, बॉस्टन मैट्रिक्स किया हुआ है, तो सर शायद आज आप टाइम इस पे जो स्पेंड कर रहे हो, आने वाली अपॉर्चुनिटीज को आप फौरन ग्रैब कर लोगे, क्योंकि आपकी रिसर्च ऑलरेडी हुई हुई है, क्योंकि आपकी एनालिसिस ऑलरेडी हुई हुई है, क्योंकि आपके पास स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट मौजूद है। आप एक तरीके से स्ट्रैटेजिक मैनेजमेंट अप्लाई किए हुए हो। फाइनल पॉइंट हमारा इन कंक्लूजन, effective strategic management is highly important to AP. It ensures informed, coordinated, and adaptable decision making, essential for sustaining growth, managing risk, and maintaining competitiveness. While costly and imperfect, it remains the key to AP's long term survival and success. तो सर ये कंप्लीट हमारे पास 3 पैराग्राफ में, ये कंप्लीट हमारे पास, नोट कीजिएगा, 3 पैराग्राफ में ये हमारे पास इवैल्यूएशन मौजूद है। मुझे बताएं, इज दिस क्लियर? यस प्लीज, यस प्लीज। समझ आया? आंसर्स किस तरीके से टैप इन किए हमने, कहा नॉलेज, एप्लीकेशन, एनालिसिस, इवैल्यूएशन। आप देखिए आमतौर पे स्टूडेंट्स कंप्लेन करते हैं या ये इश्यूज उनको आते हैं, ये पॉइंट मेरे पास लेकर आते हैं कि सर एप्लीकेशन नहीं लिखी जाती, कॉन्टेक्स्ट में एप्लीकेशन, केस में आंसर में एप्लीकेशन कैसे इनबिल्ट करें। दिस 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 स्टूडेंट फेसेस दिस प्रॉब्लम। और आप देखें हमारे आंसर में एप्लीकेशन की भरमार है।
भरमार। मतलब अगर शायद 10 नंबर होते ना एप्लीकेशन के, तो 10 नंबर भी मिल जाते हमें एप्लीकेशन के। हमने तो एप्लीकेशन केस में एप्लीकेशन के अलावा बात ही नहीं की हमने कहीं पे। सर पूरा पैराग्राफ एप्लीकेशन का, यहाँ एप्लीकेशन, यहाँ एप्लीकेशन, यहाँ एप्लीकेशन, उसके बाद ये रहा एंटर द हाउस होल्ड कंज्यूमर मार्केट एप्लीकेशन, उसके बाद ये गवर्नमेंट सस्टेनेबिलिटी पॉलिसीज, ये एप्लीकेशन आ गया। हर जगह पे एप्लीकेशन एप्लीकेशन की बात हुई भी है। सो आई होप दैट दिस इज वेरी क्लियर। सेम केस एपी के ही केस में हमारे पास एक और सवाल मौजूद है। नोट कीजिएगा क्वेश्चन नंबर 2। बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल है, आपको बड़ा मजा आएगा। आपने ये दोनों चीजें पढ़ी हुई हैं सिलेबस में, बहुत इन डेप्थ आपने पढ़ा हुआ था इसको। तो आज इसके सवाल को भी देख लेते हैं किस तरीके से इसके क्वेश्चन टेस्ट होते हैं। कह रहे हैं इवैल्यूएट वेदर डिसीजन ट्री एनालिसिस और फोर्स फील्ड एनालिसिस will be more useful to AP's directors when making a strategic choice। अब वो आपसे कह रहे हैं कि जब जिस तरीके से मैंने आपको यहां पे क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन दिया था, यहां पर कहां गया, ये नहीं है, एक मिनट, यहां पे जिस तरीके से मैंने आपको यहां पे ये क्वेश्चन का पूरा ब्रेकअप बताया था, एक्सप्लेनेशन के क्या है, सवाल क्या है एक्चुअली, बिल्कुल इसी तरीके से आइए यहां पे भी इसको अंडरस्टैंड करते हैं कि सर एग्जामिनर कह रहा है कि जब एपी के डायरेक्टर्स को, ये नोट कीजिएगा, जब एपी के डायरेक्टर्स को स्ट्रैटेजिक चॉइस करनी हो, अच्छा स्ट्रैटेजिक चॉइस, यू ऑल नो दिस इज डिसीजन, के डिसीजन लेना हो, डिसीजन लेना हो कि कंट्री पी में जाना है या कंट्री टी में जाना है। अच्छा कंट्री पी टी टी छोड़ दो, वो वाला डिसीजन नहीं, शायद ये वाले डिसीजन की बात होगी कि ऑप्शन 1 की तरफ जाएं या ऑप्शन 2 की तरफ जाएं, वो कंज्यूमर मार्केट में एंटर हो या फिर इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्ट्स की तरफ जाएं। तो डायरेक्टर्स को ये एक बहुत बड़ा डिसीजन लेना है। सवाल ये कह रहा है कि इस डिसीजन को लेते वक्त, इस डिसीजन को लेते वक्त डिसीजन ट्री एनालिसिस या फिर फोर्स फील्ड एनालिसिस, दोनों में से ज्यादा यूजफुल, मोर यूजफुल, दोनों में से ज्यादा यूजफुल क्या है, इस पूरे पार्ट को इवैल्यूएट करना है हमें। कि जब डायरेक्टर स्ट्रैटेजिक चॉइस का डिसीजन ले रहे हैं, तो जाहिर सी बात है डिसीजन आंख बंद करके तो नहीं लिया जाएगा, कुछ कुछ ग्राउंड्स पे लिया जाएगा, रिसर्च पे लिया जाएगा, कुछ वर्किंग होगी। तो वो कह रहे हैं डिसीजन लेने के लिए आप डिसीजन ट्री एनालिसिस भी यूज कर सकते हो, और डिसीजन ट्री एनालिसिस का डाटा यहां मौजूद है, देख लो भाई डाटा बहुत है। तो डाटा है यहां पे, डिसीजन ट्री का डाटा भी है और फोर्स फील्ड एनालिसिस का भी डाटा है हमारे पास। अंडरस्टैंड कीजिएगा इस बात को। तो एग्जामिनर कह रहा है कि भाई जब आपने ये डिसीजन लेना है डायरेक्टर ने, तो बताओ डिसीजन ट्री एनालिसिस ज्यादा यूजफुल है या फोर्स फील्ड एनालिसिस ज्यादा यूजफुल है, इस पे इवैल्यूएशन करनी है। तो अब मैंने आपके सामने इस सवाल का ऐसे प्लान भी आपको दिया है, स्टेप बाय स्टेप, स्टेप बाय स्टेप, कि सबसे पहले ये बताएं, फिर ये बताएं, फिर ये बताएं, फिर ये बताएं, फिर ये बताएं, और एंड में ये बताएं। तो आपको ब्रेकअप पता है कि यार अच्छा आंसर इस तरीके से डिजाइन करते हैं अपना,
एक थीम पता चल गई आपको, तो थीम क्या है डिस्कस करते हैं, स्टडी करते हैं। नोट कीजिएगा 20 मार्क्स का आपका ऐसे प्लान है, आपको खुद भी पता है कि यू हैव 3 नॉलेज एंड 2 एप्लीकेशन, 7 8 एनालिसिस एंड 7 इवैल्यूएशन। तो सर सबसे पहले आप अपने आंसर में इंट्रोडक्शन देंगे। इंट्रोडक्शन आप नॉलेज भी देंगे और थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट भी बताएंगे, थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट। यहां पे इंट्रोडक्शन में आप दोनों टूल्स को, बिकॉज ये डिसीजन ट्री भी एक टूल है विच विल हेल्प ऑर्गेनाइजेशन टू मेक इट्स डिसीजंस, एंड फोर्स फील्ड एनालिसिस भी एक टूल है। तो ये दोनों टूल्स हैं, दे बोथ आर टूल्स। तो सबसे पहले तो पैराग्राफ में आप इन दोनों टूल्स को डिफाइन करें। ये आपका इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ होना चाहिए। जैसे आप बताएंगे डिसीजन ट्री एनालिसिस के बारे में कि ये एक क्वांटिटेटिव टेक्निक है जिससे आप असेस करते हो फाइनेंशियल आउटकम्स और उनकी प्रोबेबिलिटीज। जो जो आपके पास ऑप्शंस हैं उनके फाइनेंशियल आउटकम्स और उनकी प्रोबेबिलिटीज। ये पूरी डेफिनेशन नहीं है, ये अभी हमारे पास सिर्फ हिंट्स हैं, एक गाइडलाइन है, गाइडलाइन। इसकी बेसिस पे आप आंसर बनाओगे। फोर्स फील्ड एनालिसिस को आप बताओगे कि ये एक क्वालिटेटिव टूल है जिसमें आप ये असेस करते हो कि ड्राइविंग फोर्सेस क्या हैं और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस क्या हैं। ड्राइविंग फोर्सेस मतलब वो फैक्टर्स जो इस डिसीजन को सपोर्ट कर रहे हैं, और रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस मतलब वो फैक्टर्स जो इस डिसीजन को अपोज कर रहे हैं। आप ये देखते हो कि फिर मैनेजर आराम से जज करता है कि क्या वो डिसीजन लेना चाहिए या नहीं। लेकिन हमने ये पढ़ा है फोर्स फील्ड एनालिसिस इज सब्जेक्टिव। No two manager will end up getting the same force field analysis. It is very impossible, impractical that all of driving forces and restraining forces can be brought into account. और फिर एंड में उसको न्यूमेरिकल वैल्यू देनी है। ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये न्यूमेरिकल वैल्यू, ये इंपॉर्टेंस है, सिग्निफिकेंस उनकी, ये किसने आइडेंटिफाई की और कैसे आइडेंटिफाई की, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। बहरहाल आगे चलते हैं। फिर हमारे पास है कि हम उसे कॉन्टेक्स्ट से लिंक करेंगे कि एपी के डायरेक्टर, देखो स्ट्रैटेजिक चॉइस बनाते वक्त ताकि वो जो स्ट्रैटेजिक चॉइस के ऑप्शंस हैं कि कंज्यूमर मार्केट में जाएं या अपने प्रोडक्ट को रीडिजाइन करें, इसलिए दोनों टूल्स जरूरी हैं क्योंकि दोनों में ठीक ठाक इन्वेस्टमेंट लग रही है, अनसर्टेनिटी भी है और रिस्क भी है। और एपी के डायरेक्टर्स रिस्क लेना नहीं चाहते। मतलब मैं ये नहीं बोलूंगा रिस्क लेना नहीं चाहते, अननेसेसरी रिस्क या बहुत रिस्की ऑप्शंस को वो एक्सप्लॉइट नहीं करना चाह रहे, वो बहुत कॉशियस हैं। ये तो इंट्रोडक्टरी पैराग्राफ हो गया। अब आ गया आएगा हमारे पास हमारी बॉडी का पहला पैराग्राफ, जिसमें हम पूरा डिसीजन ट्री की बात करेंगे, सिर्फ डिसीजन ट्री की। जो बॉडी का पहला पैराग्राफ और हमारे आंसर का दूसरा पैराग्राफ, उसमें हम सिर्फ डिसीजन ट्री की बात करेंगे कि हां डिसीजन ट्री के फायदे, डिसीजन ट्री के नुकसान। तो सर इसमें एनालिसिस भी आएगी और आपकी एप्लीकेशन भी आएगी। जाहिर सी बात है, नॉलेज एनालिसिस एप्लीकेशन। नॉलेज ऊपर भी आ गई, नॉलेज आपके पास यहां पे भी आ गई जब आपने डिसीजन ट्री यहां बताया और फोर्स फील्ड यहां बताया, और उसे जब कॉन्टेक्स्ट से रिलेट किया तो कुछ एप्लीकेशन भी आ गई। लेकिन अब यहां पर आप नॉलेज एनालिसिस एप्लीकेशन तीनों एक साथ इस पैराग्राफ में लेकर आओगे। जैसे कि हेल्प एपीज डायरेक्टर्स कैलकुलेट एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज फॉर ईच स्ट्रेटेजिक ऑप्शन। दोनों ऑप्शन से के नेट वैल्यूज पता चल जाएगी, और वैल्यूज हमें दी हुई भी हैं ऊपर। ये रही ना एक्सपेक्टेड मॉनेटरी वैल्यूज, हमारे पास ये रही। ऑप्शन 1 का 3.76 है और ऑप्शन 2 का 4.08 है।
तो इससे तो यही पता चल रहा है कि ऑप्शन टू में ज्यादा मॉनेटरी रिटर्न आ रहा है, एक्सपेक्टेड रिटर्न ऑप्शन टू का ज्यादा आ रहा है। ये डिसीजन ट्री हमें बता रहा है। इस पे भी बात करेंगे। एप्लीकेशन क्वांटिफाइज रिस्क एंड रिवॉर्ड, यूजफुल सिंस एपी इज रिस्क एवर्स एंड केयरफुल अबाउट लार्ज इन्वेस्टमेंट्स। एपी के लिए बड़ा एडवांटेज है, डिसीजन ट्री यूज करने से रिस्क मिनिमाइज हो जाता है। आप लोगों को याद होगा डिसीजन ट्री के टाइम मैंने आप लोगों को एक एग्जांपल दी थी कि आप लोग एक बड़ी मल्टीनेशनल के मैनेजर हो और डायरेक्टर की पोजीशन पर आ सकते हो या प्रेसिडेंट की पोजीशन पर आ सकते हो, लेकिन उसके लिए आप लोगों को एक इवेंट कंडक्ट करना है, वो 25 दिसंबर का। अब वो इवेंट इंडोर भी हो सकता है, आउटडोर भी हो सकता है। आपके पास ऑप्शंस हैं सर। रिस्क मिनिमाइज, आपने अपना रिस्क मिनिमाइज किया था वहां पे। सपोर्ट्स ऑब्जेक्टिव फाइनेंशियल कंपैरिजन, स्पेशली व्हेन एपी may need external finance for expansion। एप्लीकेशन में आप देखो कंपेयरिंग पोटेंशियल प्रॉफिट्स एंड प्रॉफिटेबिलिटीज ऑफ सक्सेस फ्रॉम द टू ऑप्शंस यूजिंग डाटा। डाटा में हमारे पास दिया हुआ है कि ऑप्शन टू का सक्सेस भी बेहतर है, ऑप्शन टू के सक्सेस के चांसेस भी बेहतर है, सक्सेस मतलब हाई डिमांड, और उसका रिटर्न भी अच्छा है। तो ये कॉन्टेक्स्ट लेकर आएंगे। Then directors can identify which option provides the highest expected value over a 3-year period। एक छोटी सी वैल्यूएशन इन टेक्निकली ड्रॉबैक की तरफ बात करेंगे, लिमिटेशन की बात करेंगे। That data may rely on assumptions and estimates। Inaccurate probabilities could mislead decision। तो आप देखो ये पूरा पैराग्राफ डिसीजन ट्री एनालिसिस का है, जहां डिसीजन ट्री एनालिसिस के फायदे बताए ऊपर, यूजफुलनेस फायदे, वहीं आप लिमिटेशन बता रहे हैं, ड्रॉबैक्स बता रहे हैं। डज नॉट कंसिडर क्वालिटेटिव फैक्टर्स लाइक एम्प्लॉय स्किल्स और कस्टमर एक्सेप्टेंस। यस, ये आप अगर इस डाटा को देखो तो इस डाटा में शायद प्रोबेबिलिटीज को एस्टिमेट जरूर किया होगा, लेकिन ये नहीं पता कि पता नहीं ये कंसिडर भी किया है या नहीं कि हमारे एम्प्लॉयज स्किल्ड हैं या नहीं है, और हमारे एम्प्लॉयज की क्या ऐसी मतलब क्या हमारे एम्प्लॉयज ये काम कर सकते हैं। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है, ये कंसिडर होना चाहिए। बहुत सारे फैक्टर्स कंसिडर नहीं किए जा रहे हैं। अब आप नोट करो, इसके बाद आ गया हमारे पास ये हमारा डिसीजन ट्री डन हो गया। अब हम सेम चीज फोर्स फील्ड के लिए करेंगे, डॉट डिटो सेम चीज फोर्स फील्ड के लिए करेंगे कि सर फोर्स फील्ड एनालिसिस के फायदे, फिर एप्लीकेशन का कॉन्टेक्स्ट लेकर आएंगे, और इसकी भी एक छोटी सी एनालिसिस, एवैल्यूएशन बोलो उसको, एनालिसिस बोलो, कि जैसे फायदा यह है कि फोकसेस ऑन इंटरनल एंड एक्सटर्नल फोर्सेस अफेक्टिंग द सक्सेस ऑफ स्ट्रैटेजीज, के क्या चेंजेस हैं और इंटरनल फैक्टर्स क्या है और एक्सटर्नल फैक्टर्स क्या है, दोनों को देख रहे हैं। इट हेल्प्स आइडेंटिफाइंग ड्राइविंग फोर्स एंड रिस्ट्रेनिंग फोर्स। तो ड्राइविंग फोर्स को आइडेंटिफाई करने का एडवांटेज ये होता है कि फिर आपको ये पता चल जाता है कि अच्छा यार मेरी और ये काम इस चॉइस से मुझे ये फायदे मिलेंगे। तो वो फायदे आपके लिए कितने इंपॉर्टेंट है आप उसको आइडेंटिफाई कर सकते हो, और फिर उन फायदे पे काम करना शुरू कर दो। और आपको ये भी नजर आ जाएगा कि यार मैं अगर ये डिसीजन लेने जा रहा हूं, एपी अगर ये डिसीजन लेने जा रहा है कि इन्वायरमेंटल फ्रेंडली प्रोडक्शन की तरफ जाए, तो उसके प्रॉब्लम्स क्या है वो रिस्ट्रेनिंग फोर्सेस पता चल जाएंगी। जैसे इसमें लिखा हुआ है हमने कि गवर्नमेंट की डिमांड है सस्टेनेबिलिटी की तरफ। सस्टेनेबल, वो लोकल गवर्नमेंट ने तो बाकायदा, एक लोकल गवर्नमेंट ने तो बाकायदा इको फ्रेंडली और सस्टेनेबल प्रोडक्शन वालों को ऑर्डर देना शुरू कर दिए हैं। ये एक बड़ा ड्राइविंग फोर्स है। फ्यूचर में अगर सारी गवर्नमेंट ने अडॉप्ट कर लिया तो फिर एपी कहां जाएगा, अगर एपी ने काम नहीं किया। और रिस्ट्रिक्शंस क्या है, ऑब्वियसली हाई कॉस्ट, एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, स्किल शॉर्टेज। अब देखो ना, एम्प्लॉय रेजिस्टेंस, वो कल्चर चेंज आसान थोड़ी है, हमने पढ़ा है कल्चर चेंज को कितना डिटेल में। इसमें
इवैल्यूएशन क्या है वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। आप देखिएगा कि इट इज वेरी सब्जेक्टिव। डिसीजन ट्री भी कुछ सब्जेक्टिव था क्योंकि प्रोबेबिलिटीज एस्टिमेटेड थी, मॉनेटरी वैल्यूज भी एस्टिमेटेड थी, इवन सेटअप कॉस्ट भी एस्टिमेटेड होता है। लेकिन हमने बताया ये उससे भी ज्यादा सब्जेक्टिव है। सारी फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना जरूर पॉसिबल ही नहीं है। सारी फोर्सेस को आइडेंटिफाई करना पॉसिबल ही नहीं है। और चलो फोर्सेस को आइडेंटिफाई कर लिया, फिर उसकी जो इंपॉर्टेंस है उसको भी तो एस्टिमेट करना है। तो अब उसको ओवर या अंडर एस्टिमेट तो नहीं कर रहे कहीं। पता चला ये तो 9 होना चाहिए, ये 5 इसको कर दिया। भाई मिसाल के तौर पे इसको तो 1 होना चाहिए, इसको 3 कर दिया। सारी कहानी चेंज हो जाएगी। ये तो आप सब्जेक्टिव है, वैल्यू तो आप खुद प्लेस कर रहे हो। प्रोवाइड्स इंसाइट इनटू फिजिबिलिटी बट नॉट फाइनेंशियल वायबिलिटी। आप देखो ये तो बता रहे कि भाई ये ऑप्शन अडॉप्ट करो, ऑप्शन 1, क्योंकि ऑप्शन 1 में फायदे ज्यादा है। लेकिन फाइनेंस की बात आप देखो कहीं भी नहीं कर रहा, कोई फाइनेंस की बात नहीं है। कितना पैसा लगना है, कितना पैसा आना है, कितना पैसा जाना है, कैश होगा भी नहीं होगा, पैसे कितने चाहिए, कहां से चाहिए, ना ना ना, बिल्कुल भी नहीं, कुछ भी नहीं, नथिंग। तो आपने फुल फ्लैश एप्लीकेशन और एनालिसिस पे काम कर लिया। मतलब आपने तकरीबन, आप ये समझ लो एज ऑफ राइट नाउ, अगर हम बॉडी के पैराग्राफ 2 और आंसर के 3 पैराग्राफ के बाद अगर हम अपने आंसर्स को देखें तो 3 नंबर नॉलेज के, 2 एप्लीकेशन के और तकरीबन 4 से 5 नंबर एनालिसिस के मिल चुके होंगे हमें। 4 नंबर एनालिसिस के समझ लो, क्योंकि 2 नंबर डिसीजन ट्री की बुराई करने के और 2 नंबर फोर्स फील्ड की भी बुराई करने के। अब हमारे पास 2 पैराग्राफ यहां पर आएंगे जिसमें एक मेन पैराग्राफ होगा और एक कंक्लूसिव पैराग्राफ होगा। इस बॉडी के पैराग्राफ 3 में हम कंपैरिजन और इंटीग्रेशन करेंगे जिसमें फुल एनालिसिस होगी और इवैल्यूएशन होगी। एनालिसिस क्या, डिसीजन ट्रीज आर डेटा ड्रिवन and best for assessing financial outcomes. Force field analysis is people oriented and best for assessing practical feasibility. Strategic decisions at AP involve both major financial risk and organizational change. ये हमारी एनालिसिस है कि हम बता रहे हैं कि भाई डिसीजन ट्रीज जो मेनली डेटा ड्रिवन है, और जब पैसों की फाइनेंशियल आउटकम से रिलेटेड चीजें हो तो फिर आप डिसीजन ट्री की तरफ जाओ। लेकिन अगर प्रैक्टिकल फिजिबिलिटी देखनी हो किसी प्रोजेक्ट की तो फिर आप फोर्स फील्ड एनालिसिस करो। और फिर हमने बता दिया कि भाई दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही बड़े इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोनों में ही दोनों के लिए, दोनों के थ्रू ही फाइनेंशियल रिस्क को एनालाइज किया जाएगा और ऑर्गेनाइजेशन के लिए बड़ा चेंज आ रहा है, सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है। एंड में इवैल्यूएशन कर रहे हैं कि अब हम क्वेश्चन थ्रो करेंगे कि इंपॉर्टेंस किस चीज पे डिपेंड करती है। और शायद यहां पर हम ये भी बताएं कि इनके अलावा और भी मेथड्स हैं, उन्हें भी यूज किया जा सकता है। AP's cautious directors value low risk and clear data. Decision trees aligning with this culture. हमने बताया कि AP के डायरेक्टर्स कॉशियस अप्रोच रखते हैं, उन्हें रिस्क कम चाहिए और डाटा उन्हें बड़ा क्लियर चाहिए, उन्हें पिक्चर बड़ी क्लियर होनी चाहिए। उन्होंने लिखा, ये बात भी लिखी हुई है केस में, उधर ही लिखी हुई है कि वो कुछ भी काम करेंगे बड़ी क्लियरिटी के साथ करेंगे। यहां पे कुछ इस तरीके से कुछ ऐसा बात की थी, दे आर कॉशियस एंड वांट टू बी श्योर दैट एनी स्ट्रेटजीज दे चूज विल नॉट बी टू रिस्की। द डायरेक्टर एम फॉर कंटिन्यूड ग्रोथ ऑफ AP। ठीक है ना। तो अब इसका मतलब है कि जो AP के डायरेक्टर है वो रिस्क लेना नहीं प्रेफर कर रहे, तो डिसीजन ट्री रिस्क को रिड्यूस कर देता है।
जबकि सक्सेस तो बहुत बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। अच्छा, अब हम यहां पे ये बता रहे हैं कि डिसीजन ट्री के यूज करने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि सक्सेस मिले, और फोर्स फील्ड एनालिसिस के यूज करने के बावजूद भी जरूरी नहीं है कि सक्सेस मिले, क्योंकि सक्सेस तो और बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करती है, जैसे कि स्टाफ पे, स्ट्रक्चर पे, कि जो कि क्या वो आपकी ऑर्गेनाइजेशन में चेंज को सपोर्ट कर रहे हैं या नहीं। तो फिर आप यहां पे बताएंगे कि फोर्स फील्ड एनालिसिस इंप्लीमेंटेशन के लिए बड़ी क्रूशल हो जाती है। फोर्स फील्ड एनालिसिस की मदद से आप जो जो पॉजिटिव फैक्टर्स हैं, ये चाहे अब आप ऑप्शन 1 अडॉप्ट करो या ऑप्शन 2 अडॉप्ट करो, ये फैक्टर्स ऑप्शन 1 को सपोर्ट कर रहे हैं और ये फैक्टर्स ऑप्शन 2 को सपोर्ट कर रहे हैं। अगर आपने ऑप्शन 1 सेलेक्ट किया एपी ने, तो फिर इन फैक्टर्स को प्रमोट करेगा, इन फैक्टर्स को प्रमोट करेगा कि हाँ यार, ये चेंज वाले फैक्टर्स हमारे फेवर में, और इन फैक्टर्स को वो रिड्यूस करने की कोशिश करेगा, इनको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेगा। तो फोर्स फील्ड एनालिसिस करने का ये फायदा है। अब हम एंड में ये बता रहे हैं कि भाई दोनों टूल से डिफरेंट इंसाइट्स मिलती हैं। वन प्रिडिक्ट्स व्हाट इज वर्थ डूइंग, द अदर शोज व्हाट कैन रियलिस्टिकली बी डन। एक रिस्क रिड्यूस करने की बात कर रहा है, एक प्रैक्टिकलिटी की बात कर रहा है। आखिरी में हम अपना कंक्लूजन देंगे, बिल्कुल लास्ट फाइनल वर्डिंग्स। बोथ टूल्स आर यूजफुल बट इन डिफरेंट वेज। डिसीजन ट्री की यूजफुलनेस पे आखिरी बात करेंगे, फोर्स फील्ड एनालिसिस पे बात करेंगे, और बताएंगे, जैसे एक वर्डिक ये दी कि ओवरऑल फोर्स फील्ड एनालिसिस ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि जो डिसीजन लिया आप उसको इंप्लीमेंट कर सकते हो इफेक्टिवली, और फिर ऑर्गेनाइजेशनल की सपोर्ट भी मिलेगी, खास तौर पे मर्जर के टाइम या प्रोडक्ट को रीडिजाइन करने में। और फिर हम ये भी बता सकते हैं कि अच्छा, एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल मैं यहाँ पे रेस करना मिस कर दिया कि सर दोनों की यूजफुलनेस डिपेंड करती है, दोनों की यूजफुलनेस। इसको इवैल्यूएशन में लेकर आऊंगा मैं, इवैल्यूएशन में इसको लिखेंगे, दोनों की यूजफुलनेस इस बारे में, इस पॉइंट पे डिपेंड करती है कि वो डेटा किसने रिसर्च किया और डिसीजन ट्री किसने डिजाइन किया। फोर्स फील्ड एनालिसिस के ड्राइविंग फैक्टर्स और रिस्ट्रेनिंग फैक्टर्स को कौन आइडेंटिफाई कर रहा है, वो कितना एक्सपीरियंस है, आ, कितना टाइम लिया है उस डेटा को जमा करने में और डेटा प्रेजेंट करने में। तो डेटा पे बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, और दोनों यूजफुलनेस है, लेकिन डिपेंड करता है कि डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट यूजफुलनेस होंगी। और ऑर्गेनाइजेशन, इफ दे आर बैक्ड बाय अ स्ट्रॉन्ग रिसर्च, देन both of them can be an absolute killer tools for making decisions. ये हम इस तरीके से अपने आंसर को प्लान करेंगे। आई होप दैट with the help of this plan you can write a better answer. I hope that with this sort of plan you guys can write a better answer. मुझे बताएं, is this clear?